गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम बात करेंगे विषय गणित कक्षा 6 में पार्ट नंबर 10 और अभ्यास 3B, जिसमें हम बात करेंगे पहले प्रश्न में, जिसमें लिखा है कि निम्नांकित प्रश्नों 1 व 2 में केंद्रीय खानों की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसे हम पहले में आप देखेंगे कि पहले डिब्बे में आप जब तिरछी देखेंगे तो 4 और 15, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 15 4 आपका 19 हो जाएगा, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस की दोनों संख्या है तो 7 3 माइनस का 10 हो जाएगा, और 19 में से 10 हम घटाएंगे तो बचेगा हमारा माइनस का 2। इसी तरह यहाँ भी देखेंगे कि 21 में हम पहले 13, तो 21 में हम 13 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 9 में से 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 8 में 2 हम जब जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी हम करेंगे, 15 18 माइनस के हैं और 17 14 प्लस के हैं, तो 17 में 14 पहले हम जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और 15 में 18 को हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस की संख्याएं हैं तो ये जुड़ के 33 हो जाएंगी माइनस की, तो 31 में माइनस 33 घटाएंगे तो माइनस का 2 आंसर हो जाएगा। देखिए अब जैसे कि अब का नंबर देख रहे हैं कि 15 + 4 है, तो 15 में हम पहले 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 और माइनस का 7 है तो माइनस का 7 और 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, 19 में से 10 घटा देंगे हम तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 हमें बीच की संख्या प्राप्त। इसी तरह खा नंबर का सवाल देखेंगे, जिसमें 21 और माइनस का 13 है, तो 21 में माइनस के 13 घटाएंगे तो 8 हो जाएंगे, और 11 प्लस का और माइनस का 9, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 2, और दोनों को जोड़ देंगे तो 8 2 10, हमें बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। गा नंबर सवाल में आपका 17 में 14 जोड़ देंगे, प्लस की हैं दोनों संख्या तो 31 हो जाए 31, और माइनस 15 और माइनस का 18 है तो दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 33, और 31 में हम 33 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। इसी तरह आप देखिए दूसरे नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है 19, यहाँ पे माइनस का 3, फिर 15 11, तो आप देखिए सबसे पहले हम 15 और 11 को जोड़ेंगे तो 15 11 26 होगा, और 19 प्लस का है माइनस का 3 है तो घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 26 में हम 16 घटा देंगे तो 10 बचेगा। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए 10 और 7 17 होता है, 5 4 9, 9 घटाएंगे 17 में से तो 8 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे 12 6 18 और 8 5 13, ठीक है, तो 12 6 18 और 8 5 13, तो 18 में हम 13 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 5। जैसे कि आपका नंबर का सवाल देखिए कि जिसमें 15 11, 15 में 11 जोड़ेंगे तो 26, और 26 19 और 19 में 3 घटा देंगे तो 16, 26 में हम 16 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 10। इसी तरह देखिए खा नंबर में 10 और 7 17, और 5 4 9, 17 में 9 घटा देंगे तो बीच की संख्या में 8 प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरह हम देखेंगे गा नंबर की 12 6 है तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, और 8 5 13 और घटा देंगे तो बचेगा 5, सर जो आएगा वो हमारा 5 आएगा। इसके बाद देखिए खाली स्थान दिया है नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान भरिए। तो 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव खाली स्थान होता है, और 2 धन पूर्णांकों का योगफल खाली स्थान होता है, और 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल खाली स्थान होता है। तो देखिए इनका उत्तर हो जाएगा कि 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक ही होता है, क्योंकि अगर हमारे पास 2 पूर्णांक है, कोई भी 2 संख्याएं हैं, अगर हम उनका योग करते हैं तो हमें हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे अब 2 धन पूर्णांकों का योगफल तो धनात्मक ही होता है, यानी धन पूर्णांक हमें प्राप्त होगा। अगर हम प्लस की 2 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो प्लस का हमें 5 ही प्राप्त होगा। इसके बाद है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋणात्मक ही होता है, यानी ऋण पूर्णांक ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जब भी हम 2 पूर्णांक लेते हैं और उनका योग करते हैं, अगर वो दोनों ऋणात्मक है तो हमें उत्तर भी ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे हमने पीछे बताया था कि अगर हम किसी भी संख्या में, जैसे हमारे पास -15 -18 थी, हमने उन दोनों को प्लस किया था तो हमारे पास माइनस का 33 प्राप्त हुआ था। इसी तरह हमारे पास अगर कोई भी ऋण की संख्या है और हम दोनों संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो हमें हमेशा ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखिए लिखा है चौथे नंबर में कि सत्य अथवा असत्य बताइए। तो किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है, सत्य है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई संख्या है, पूर्णांक है, और उसका हम जब योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो है उसका योगफल हमें 0 ही प्राप्त होगा। इसके बाद
शून्य ऋण पूर्णांक है, गलत है, क्योंकि शून्य जो होता है वो ऋण पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि शून्य ऋणात्मक नहीं होता है। और दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, ये भी बात गलत है, क्योंकि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होता है, जबकि दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। इसके बाद अगला देखिए कि किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, सत्य है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई पूर्णांक है और शून्य का योगफल करते हैं तो शून्य का योगफल करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो कि हमारे पास पहले से पूर्णांक था, क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर शून्य का योग करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसके बाद एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये भी बात गलत है, क्योंकि जब कोई ऋण संख्या होगी और एक धन की संख्या होगी, अगर ऋण की संख्या बड़ी है तो ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसके बाद संख्या रेखा पर -18 और +18 समान शून्य से समान दूरी पर होते हैं, ये बात सत्य है, क्योंकि दाहिने तरफ अगर हम देखेंगे तो +18 उतनी दूरी पर रहेगा और बाईं ओर अगर हम जाते हैं तो हमारा -18 भी उतनी ही दूरी पर होगा। तो ये हमारा शून्य से दोनों सामान्य दूरी पर होते हैं। फिर है आगे कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, सत्य है, क्योंकि दो धन पूर्णांकों का अगर हम जोड़ते हैं तो हमें हमेशा धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब आज आपकी क्लास यहीं पे एंड की जाती है। इसके बाद आपका होमवर्क है कि नोट करने के बाद आपको इसे पुनः रफ में लिखना है, और इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे 3C के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।